काट, बुरखा काट और जय श्री राम ऐसे कुछ बोल रहे थे, तब मैंने आवाज़ डाली वैसे। मैंने सोचा कि मैं क्लास के अंदर चले जाऊंगी ऐसे ही करके, लेकिन वो लड़के मेरे पीछे आ रहे थे, जैसे कि वो सब अटैक कर रहे थे। 40 मेंबर्स थे, मैं अकेली थी। कुछ ह्यूमैनिटी नहीं है उन लोगों में। आप बंदे नहीं ला सकते अदम एतमाद के। ये 20 से 22 लोग हैं, जिसमें जहांगीर तरीन साहब के भी लोग हैं। इमरान नियाजी की काबीना के 5 वजीर हैं जो हमारे साथ राब्ते में हैं कि आने वालों की लाइनें लग जाएंगी, जाने वाला आपको कोई नहीं मिलेगा। गुजरा क्या और क्या आपके मेंबरान कौमी असेंबली, वो तो पहले ही तैयार बैठे हैं अदम एतमाद करने के लिए। एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है और वो मुंतखब हुकूमत के साथ है। वो अभी कोई सामने खदोखाल आ जाए, सामने कोई चीज़ आ जाए, अभी तो बर्ची खाने में सामान इकट्ठा हो रहा है। इत्तेहादी जमातें हों या कोई भी हो, सियासत लोगों ने अपने मुफाद के मुताबिक करनी है। खान साहब ने खुद अपना अदम एतमाद दिखा दिया है। जब हम अदम एतमाद लेकर आते हैं तो तब पूरा मुल्क को नजर आएगा। पार्टी का लीडर है, 13.5 साल हो गए, उर्दू भी नहीं सही तरह बोलनी आती, बारिश होता है तो पानी आता है। मैं बीच में खड़ा, दिल टूट गए। बजाय पेट फाड़ के पैसा निकालने के, अब पेट इकट्ठे मिल रहे हैं। वो जरदारी साहब वो चेक बुक चोरी के पैसे से आ गया लोगों को खरीदने के लिए, क्योंकि डर लगा हुआ सबको इमरान खान का। तो जल्दी पड़ी हुई है सबको कि जल्दी जल्दी इसको फारग करो, नहीं तो हम सारे इकट्ठे चले जाएंगे जेल में। इमरान खान साहब की पार्टी आज के बाद आपको इंशाअल्लाह ताला कहीं नजर नहीं आएगी। आजकल वो जितनी भी तकारीर करते हैं वो सारी अपनी डूबती कश्ती को बचाने की चीखें। बड़े सियासत के अहम 50 दिन आइंदा और ये नाकाम होंगे। 8 दिन बाद आपको पता लग जाएगा इनके अदम एतमाद की क्या सूरत हाल है। 50 दिन की इनकी सियासत है। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। मुस्लिम कुछ जज्बात से भरे हिंदुत्व शिद्दत पसंद नजरिए का प्रचार करते आरएसएस के गुंडों के सामने अपने कॉलेज की पार्किंग में स्कूटी से उतरती 19 साल बाहिजाब मुस्कान ने यह नारा बुलंद करके ना सिर्फ हिजाब पर पाबंदी के, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी करते अहकामात फाड़े, बल्कि मोदी के फाशिस्ट चेहरे को दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया। बाहिजाब लड़की को कॉलेज कैंपस में बर्दाश्त ना करने वाले गुंडों के जत्थे के सामने मुस्कान खान किसी शेरनी की तरह धाड़ने मोदी की तमाम तर रियासती ताकत को ललकार कर रख दिया। मेरा हिजाब मेरी मर्जी, मेरी मर्जी मेरी जिंदगी के उसूल पर चलती मुस्कान ने यह साबित कर दिया कि हर इंसान की तरह लिबास और मजहबी रिवायात को अपनाना एक औरत का भी बुनियादी इंसानी और शख्सी हक है, जो दुनिया की कोई ताकत उससे नहीं छीन सकती। मेरे कॉलेज में तो बॉयज खड़ के प्रिंसिपल को बोल रहे हैं अगर ये बुरखा नहीं काटे तो हम ये भी नहीं काटेंगे, और फेटा कुछ डाल के आए, बोले अगर ये लोग ऐसे पहन कर आएंगे तो हम भी ऐसे ही आएंगे। हमें कोई दिक्कत नहीं है, वो ऐसे आए वैसे आए, हमें बस हिजाब का अलाउड है बस। आज मोदी के भारत में मुख्तलिफ शोबा जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले खवातीनों हजरात का हिजाब पर आयद नाजायज पाबंदी के खिलाफ सरेआम बोलना इस बात का सबूत है कि जुल्मों सितम और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी के साथ नफरत की जो आग मोदी ने कश्मीर में लगाई थी, उसने भारत को भी अपनी लपेट में लेना शुरू कर दिया है। गुज़श्ता माह भारतीय रियासत कर्नाटका, जहां बीजेपी की हुकूमत है, कि एक शहर उडुपी के एक स्कूल में कुछ मुसलमान तालिबात को क्लासरूम में बैठने से मना कर दिया गया। स्कूल इंतजामिया के मुताबिक इन तालिबात ने हिजाब पहनकर स्कूल के ड्रेस कोड की खिलाफ वर्जी की थी। अपनी मजहबी शनाख्त को अपनाने के बुनियादी इंसानी हुकूक के हुसूल के जुर्म की सजा के तौर पर बीजेपी सरकार के बोझ तले बेबस कॉलेज की जानिब से इन मासूम मुसलमान तालिबात से उनके ख्वाब छीनने की कोशिश की गई। Wildlife photographer. I actually wanted to become pilot, sir. It was my ambition, sir. All-time ambition, sir. I don't know what will happen for my dream. और बात यहां पर खत्म नहीं हुई। उडुपी के बाद कर्नाटका के दीगर सरकारी तालीमी इदारों में भी बाहिजाब मुसलमान तालिबात को ड्रेस कोड की खिलाफ वर्जी के नाम पर तालीमी इदारों में दाखिल होने से रोक दिया गया। कहीं बाहिजाब मुसलमान तालिबात अपने प्रिंसिपल्स के सामने क्लासरूम में दाखिले की इल्तिजा करती नजर आई, तो कहीं कॉलेज के दरवाजे से अंदर दाखिल होने के लिए फरियाद करती रही। ये मनाजिर सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद कर्नाटका में मुसलमान तालिबात की जानिब से इस बेबुनियाद पाबंदी के खिलाफ मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाज करना शुरू कर दिया गया। सपोर्ट
मोदी के हिमायत याफ्ता आरएसएस नजरिए के हामी इंतहा पसंद हिंदुओं ने मुसलमान दुश्मनी में तलबा और तालिबात को भी ना छोड़ा। मुस्लिम तालिबात के इस जायज इंसानी हुकूक के मुतालबे को ना सिर्फ मजहबी लड़ाई का रंग दिया, बल्कि यहां भी अपने हिंदुत्वा नजरिए के प्रचार की खातिर हिंदू तलबा और तालिबात को सैफरॉन शॉल पहनाकर एहतजाज करती मुसलमान तालिबात को हिरासा करने की जिम्मेदारी सौंप दी गई। मोदी के हिमायत याफ्ता हिंदुत्वा इंतहा पसंद सिर्फ यहां नहीं रुके, बल्कि मुसलमान दुश्मनी में 2 कदम और आगे बढ़ते हुए एक तालीमी इदारे में अपने कौमी परचम की जगह आरएसएस हिंदुत्वा की पहचान सैफरॉन झंडा लहराना शुरू कर दिया। और इन सब पाबंदियों के बीच आता है 8 फरवरी का वो दिन जब अपने कॉलेज असाइनमेंट जमा कराने की गर्ज से जाने वाली मुस्कान खान को हिजाब में देखते ही इन्हीं मोदी नवाज आरएसएस के गुंडों ने घेर लिया और हिरासा करके उसे डराने की कोशिश करने लगे। मुश्तइल हुजूम के सामने अपनी हिम्मत को बांधे रखने के लिए अल्लाह से मदद मांगने वाली बहादुर मुसलमान लड़की के नारे तकबीर को इंतहा पसंद मोदी के हिमायतियों ने जय श्री राम बमुकाबला अल्लाह अकबर बहस बनाकर एक मर्तबा फिर हकीकी मामले यानी औरत की शख्सी आजादी पर लगाई गई कदगन से तवज्जो हटाने की कोशिश शुरू कर दी है। इस सारे एहतजाज की सूरत हाल को संभालने की बजाय कर्नाटक में बीजेपी सरकार की जानिब से स्कूल्स को 3 रोज के लिए बंद कर दिया गया और वहां के वजीर तालीम बीसी नागेश के सारी सूरत हाल पर विचार किया है। आप भी सुन लीजिए। Request the student to maintain peace, to follow the law of the land, to follow the whatever the rules which act and rule of Karnataka State Act says. It is the duty of every citizen to follow the law and law of the land. लॉ ऑफ द लैंड, जिस लॉ ऑफ द लैंड को फॉलो करने की बात मिनिस्टर साहब कर रहे हैं वो मुसलमान तालिबात के हिजाब पहनकर कॉलेज जाने को पब्लिक ऑर्डर की खिलाफ वर्जी, जबकि आरएसएस के गुंडों के सैफरॉन शॉल पहनकर सड़कों पर बेगुनाह शहरियों के मारने को सेकुलरिज्म का नाम देता है। वो लॉ ऑफ द लैंड जो मोदी को बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा लगाता सुनकर अशश करता है और पढ़ाई के लिए जाती बाहिजाब बेटी को हिरासा करने वाले अपने वोटर्स पर मोदी पर आंखें मोड़ लेता है। वो लॉ ऑफ द लैंड जो शायद इतना अंधा हो गया है कि हर साल जिनसी तशद्दुद, तेजाब गर्दी, हैरेसमेंट और ज्यादती का निशाना बनने वाली मासूम खवातीन की तादाद में इजाफा रिकॉर्ड किया जाता है, मगर ये लॉ आंखें बंद किए बैठा रहता है और सिर्फ तब जागता है जब कोई मुसलमान लड़की हिजाब पहनकर क्लासरूम में जाने की कोशिश करती है। राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण के अंदर इस सदी के सबसे महान शख्स डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कोट किया है और उन्होंने बताया है कि हमारी सरकार का मोटो है कि जो बाबा साहब अंबेडकर ने बताया था कि हमारी सरकार किन मूल्यों के ऊपर चलती है, तो लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, इन मुद्दों के ऊपर दूर दूर तक आपका इन शब्दों से कोई लेना देना नहीं है। अगर ऐसा तो यकीन मानिए कर्नाटक की उन बच्चियों को आप बाहर नहीं निकालते। ना सिर्फ सियासतदान बल्कि बॉलीवुड स्टार्स और दीगर बैनुल-अक़वामी शख्सियात की जानिब से भी मोदी के इस फाशिस्ट कदम के खिलाफ आवाजें उठना शुरू हो चुकी हैं। जावेद अख्तर, कमाल हसन, रिचा चड्ढा, सवरा भास्कर, पूजा भट्ट और मलाला यूसुफजई ने ट्वीट्स के जरिए हिजाब पर पाबंदी के खिलाफ आवाज उठाई है। इस वक्त ये मामला कर्नाटका हाईकोर्ट में ज़ेरे समाअत है, जहां इंसाफ की उम्मीद लिए मुसलमान तालिबात अपनी मजहबी आज़ादी के बुनियादी इंसानी हक की पामाली को रोकने के लिए कानूनी जंग जारी रखे हुए हैं। जरूरी नहीं कि हर मुस्कान आपके चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेरे, बाज़ औक़ात मुस्कान मौशरे के बेहिस ज़मीर को झंझोड़ भी सकती है। 19 साला मुस्कान खान ने भी यही किया। प्रोग्राम पाकिस्तान का सवाल में खुशामदीद, मैं हूं सादुल हसन। आज के प्रोग्राम के आगाज में हम इसी अहम इशू पर बात करेंगे। भारत में मोदी सरकार की जानिब से मुसलमान तालिबात को उनके बुनियादी हक से महरूम करने के लिए अब तालीमी इदारों में भी ये पाबंदियां लगाई जा रही हैं। इस सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जिस बुनियादी सवाल पर बात करने के लिए मौजूद मेहमान, उनका तारुफ कराने से पहले हम अपने सवाल पर नजर डाल लेते हैं। हमारा सवाल यह है कि भारतीय तालीमी इदारों में हिजाब पर पाबंदी
क्या भारतीय अदालतें मुसलमान खवातीन को हिजाब पहनने की आज़ादी देंगी? इस आम सवाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट, सीनियर तजज़ियाकार नईमा महजूर साहिबा। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम हमें वक्त देने के लिए। सबसे पहले हमें ये बताइएगा कि अक़वाम मुत्तहिदा दुनिया के तमाम ममालिक के आइन, इवन भारत का आइन इजाज़त देता है कि कोई भी इंसान अपने मजहब की जो बुनियादी शनाख्त है और रिवायात उन पर अमल दरामद कर सकता है। मोदी मुसलमान तालिबात को क्यों इस हक से महरूम कर रहा है? जी देखिए, असल में अगर आप देखें इस वक्त जो दुनिया है, सियासत में जो तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं, जो बड़ी जमहूरियतें अपने आप को कह रही हैं, वो चाहे अमेरिका हो या बरतानिया या मगरबी यूरोप के कुछ ममालिक या हिंदुस्तान, वहाँ पे आप देखेंगे इस तरह की कार्रवाइयाँ हो रही हैं जहाँ इंसानी हकूक़ पे ऐसी कार्रवाइयाँ हो रही हैं कि उनकी पामालियाँ हो रही हैं। और अक़वाम मुत्तहिदा से लेकर अगर आप हिंदुस्तान का आइन भी देखेंगे जिसमें हर एक शहरी को अपना हक हासिल है, वो चाहे राइट टू एजुकेशन है, राइट टू रिलीजन है, राइट टू प्रॉपर्टी है। लेकिन कुछ अरसे से देखा गया है इंडिया में इस तरह के हालात कुछ पैदा हो गए हैं जहाँ पे अक़लियतें अपने आप को गैर महफूज तस्वुर कर रही हैं। और इस तरह की बाज़गिश्त बहुत सारे आलमी इदारों में भी सुनाई दी गई है। आलमी मीडिया ने भी इस मसले को उठाया है कि इंडिया में ऐसे कुछ कार्रवाइयाँ हो रही है जहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ऐसी कुव्वतें सर उबार रही हैं कि जिससे अक़लियतों को लग रहा है कि वो गैर महफूज अपने आप को तस्वुर कर रहे हैं। बल्कि न सिर्फ ऐसी कुव्वतें बल्कि ऐसे कवानीन भी सामने आ रहे हैं, वो चाहे शहरी तरामीम का बिल हो, वो चाहे PCR हो, वो चाहे आर्टिकल 370 को हटाना हो। इस तरह की कार्रवाइयों से अक़लियतें अपने आप को गैर महफूज तस्वुर कर रही हैं। रहा सवाल अक़वाम मुत्तहिदा के रोल का, तो आप समझते हैं कि उसका रोल जो है इराक जंग के बाद वो इतना ज़ाइल हो गया है उसका किरदार कि अब ये नहीं लगता है कि अक़वाम मुत्तहिदा इस तरह का कोई रोल अदा कर सकता है कि जहाँ तक इन पाबंदियों का सवाल है, इन ऐसे क़वानीन का सवाल है। क्योंकि UN चार्टर भी अगर आप देखेंगे, UN ह्यूमन राइट्स का, जिस पे भारत ने भी दस्तखत किए हैं और ऐसे दूसरे जमहूरी मुल्कों ने भी, तो फिर ऐसा नहीं होना चाहिए था। क्योंकि भारत एक सेक्युलर मुल्क है, सेक्युलर आइन है जहाँ पे हर किसी को, हर शहरी को अपना हक है। तो अगर ये लड़कियां हिजाब पहनना चाहती हैं और हिजाब पहन के अपनी तालीम हासिल करना चाहती है, तो मुझे नहीं लगता है कि इस पे किसी को ऑब्जेक्शन होना चाहिए था। लेकिन अब ये सवाल उठ गया है पूरे इंडिया में। इस वक्त आप देखेंगे कि बहुत सारे कॉलेजों में, तालीमी इदारों में इस पे गौर हो रहा है, इजलास हो रहा है और स्टूडेंट अनरेस्ट की तरफ एक लग रहा है कि ऐसी लहर चल रही है। तो मुझे लगता है कि ये मसला जो है अगर इस तरह से लिया जाए तो शायद इस पे आलमी कुव्वतें जो हैं, हो सकता है इस पे बात करें। लेकिन उसूली तौर पर तो आप बिल्कुल दुरुस्त बात कर रही हैं, लेकिन अमली तौर पर आप जरा बताइएगा, क्योंकि आप बेहतर तौर पे हमें ये तज्जिया पेश कर सकती हैं कि जब खास तौर पर ये जो हिजाब पर पाबंदी के खिलाफ मुस्लिम तालिबात खड़ी हुई और फिर मुस्कान ने जो हिम्मत दिखाई, अब मुस्कान की इस हिम्मत के बाद RSS की जानिब से इस मामले को मुस्लिम बमुकाबला हिंदू मजहबी बहस बना दिया गया है। आप क्या समझते हैं कि इंसानी हक की जो बहस है उससे तवज्जो हटाकर जो मजहबी बहस RSS की जानिब से बना दिया गया है, इसको क्या अभी भी मुसलमान तालिबात की आवाज़ सुनी जा सकेगी? नहीं, बिल्कुल सुनी जा सकेगी, इसलिए कि जो मुसलमानों की आबादी है, हिंदुस्तान की आबादी का 14% है और 22 करोड़ से ज़ायद मुसलमान आबाद हैं और उनकी आवाज़ को बंद करना इतना आसान नहीं होगा या उनके हकूक़ को सल्ब करना इतना आसान नहीं होगा। लेकिन आप समझते हैं कि आज ही RSS की तरफ से भी एक बयान आया है जिसमें उन्होंने इस मामले पे बात करते हुए कहा है कि ये हम चाहते हैं कि जिस तरह हिंदू लोग अपनी तालीम हासिल कर रहे हैं, इसी तरह मुसलमान भी कोई इस तरह की पाबंदी नहीं होनी चाहिए। बल्कि मुझे लग रहा है कि उन्होंने ये जो मामला अब इतना तूल खींच रहा है, इससे अपना दामन छुड़ा रही है RSS की ऑर्गेनाइजेशन। फिर भी देखना चाहिए कि हिंदुस्तान में जो एक हिंदुत्व की लहर है, वो चाहे उन्होंने लव जहाद का मसला खड़ा किया, वो चाहे ड्रेस कोड का, वो चाहे खाने पीने का, इवन बीफ खाने पे भी, तो इस तरह की सूरत हाल एक बन रही है कि बहुत सारे ऐसे जो मुबस्सरीन हैं, सियासी मुबस्सरीन, वो कह रही हैं कि ये एक कल्चरल नेशनलिज्म की एक पॉलिसी लाई गई है जिसको इस वक्त इम्प्लीमेंट किया जा रहा है और ये हिजाब पे ना पहना, पाबंदी आयद करना या इस तरह के हालात पैदा करना, ये उस तरह की एक तरफ एक कदम है। लेकिन अब देखना है कि हिंदुस्तान की आईन है, हिंदुस्तान में अदालतें हैं,
वो इसको कितना सीरियस लेते हैं और इस पे कितना सीरियसली इसको सोच के जो मुख्तलिफ मज़ाहिब में उनको जिस तरह की ये गानगत थी, एक हमांगी थी, उसको कोई इफेक्ट ना होने दे। अदालतों का जिक्र आप कर रही हैं और डेफिनेटली इस वक्त हाईकोर्ट में भी मामला कर्नाटका में ज़ेर बहस है। ऑल्दो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये कहा गया कि जब तक हाईकोर्ट से फैसला नहीं आता सामने तो फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को अगर अपील सुननी पड़ी तो वो फैसला करेगी। लेकिन क्या आप समझती हैं कि जो अदालत ने अपनी कार्रवाई करनी है वो जो बैरूनी दबाव है जो खासतौर पे बीजेपी सरकार की जानिब से और आरएसएस की जानिब से जो हमने सड़कों पर भी देखा है, क्या अदालत के अहकामात और अदालती कार्रवाई में ये बैरूनी दबाव असरअंदाज होता आप देख रही हैं? मेरे ख्याल में जरूर होगा, इसलिए कि हिंदुस्तान की जो इमेज है आलमी सतह पे, जो एक सेक्युलर इमेज थी इस मुल्क की, वो बहुत ही खराब हो रही है। वो इमेज बहुत टार्निश हो चुकी है और हिंदुस्तान के जो सेक्युलर और लिबरल हिंदूज है उनको भी इस बात का काफी एक तशवीश पैदा हुई है कि इस मुल्क की हालत जो इतनी तरक्की कर रहा था, आगे चल रहा था, जिसमें डाइवर्सिटी इतनी है, लैंग्वेजेस इतनी है और इसका कोई इस तरह का प्रॉब्लम नहीं था 10-12 साल पहले, लेकिन अब ये सिर्फ मजहब तक ही कन्फाइन हो गया है कि इस मुल्क में जितने सारे मसाइल पैदा हो रहे हैं। तो मेरे ख्याल में अदालतें भी, अगर आपने देखा होगा पिछले 1-2 साल से अदालतों का एक जो टोन है, एक जो डिसीजन मेकिंग जो है वो जरा डिफरेंट है जो पहले थी, क्योंकि मेरे ख्याल में कि जो एक इंटेलेक्चुअल क्लास है इंडिया में उनको ये एहसास हो गया है कि कुछ चीजें जो है हिंदुस्तान में गलत हो रही हैं, इसलिए इसको सुधारना बहुत जरूरी है। और अदालत के फैसले तक मुझे लगता है कि इस मसले को अदालत भी बहुत सीरियस लेगी, वो चाहे कर्नाटक की हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट तक भी ये पहुंच गया है और इसका हमें इंतजार करना चाहिए। और मेरे ख्याल में शायद जो है कि राइट टू रिलीजन या राइट टू एजुकेशन जो है, या तो फिर उसको आईन से आपको निकालना है या फिर ऐसा डिसीजन देना है जिससे सारी जो अक़लियतें हैं वो अपने जो जिस तरह हुकूक हासिल हैं उनको आई मीन एक्सरसाइज करें, उनको एंजॉय करें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नईमा माजूर साहब हमारे साथ मौजूद थे, सारी सूरत हाल पर अपने तजिए से हमें आगाह कर रही थी। नाज़रीन, कुछ सियासी मामला जिन पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो नाज़रीन। मुल्की सियासी मंजरनामे में अपोजिशन की जानिब से हुकूमत गिराने के नारे ने एक मरतबा फिर जोर पकड़ लिया है। तहरीक अदम एतमाद की सदाएं सुनाई दी जा रही हैं। 27 फरवरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से, जबकि 23 मार्च पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की जानिब से लॉन्ग मार्च की तारीखें तय कर दी गई हैं और उससे कबल अपोजिशन जमातों की आपसी मुलाकातों का सिलसिला भी शुरू हो चुका है, जबकि हुकूमत को मजीद टफ टाइम देने के लिए इत्तेहादी जमातों से मुलाकातें भी शुरू कर दी गई हैं। क्या इस सारी सूरत हाल को देखते हुए हुकूमत के लिए घबराने का वक्त शुरू हो चुका है? ये एक सवाल है। ब्रेक के बाद प्रोग्राम के सेगमेंट में जिस आम सवाल पर अपने मौजूद मेहमान से बात करेंगे उस सवाल पर एक नजर डाल लेते हैं। हमारा सवाल कुछ इस तरह से है कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का अहम इजलास, क्या अपोजिशन जमातें वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद ला रही हैं? इस आम सवाल पर और इस सियासी मंजरनामे पर अपोजिशन की हिकमत अमली पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा चौधरी मंजूर साहब। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि बड़ी अहम मुलाकातें एक तवील गैप के बाद दोबारा से हुई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN के दरमियान भी, और आज PDM भी डेफिनेटली उसमें इस अहम मुलाकात का अहवाल रखा जाएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का लाहेअमल सर क्या होगा? PDM के साथ चलने के हवाले से गौर किया जा रहा है सर? देखिए, PDM तो अब पीपल्स पार्टी PDM में और AM के PDM में नहीं रही, लेकिन अगर आप गौर करें तो पहले दिन से ही अंदर जो एक दूसरे के साथ पार्लियामेंट के अंदर जो राब्ता है वो कायम है और उस पर हम काम कर रहे हैं और उस पर एक हमांगी पाई जाती है। मियां शहबाज शरीफ जो अपोजिशन लीडर हैं उनके दरमियान, बिलावल भुट्टो जरदारी के दरमियान और बाकी जमातों के दरमियान, और पार्लियामेंट के अंदर वो यकसा एक जैसा मौक़िफ़ लेते हैं मुख्तलिफ इश्यूज के ऊपर, गवर्नमेंट को टास्क टाइम देते हैं। ये चीजें तो हैं अपनी जगह।
तो जैसे जो पार्लियामेंट के अंदर तो हमने मुश्तरका अपोजिशन की कार्रवाइयां और डेफिनेटली उनके जो मामलात हैं वो देखे, लेकिन पार्लियामेंट के बाहर जब पीडीएम में पहले पीपल्स पार्टी शामिल थी और उस पर पीएमएल-एन की जानिब से भी तहफ़्फ़ुज़ात थे कि अगर हम माजी में भी सियासी मामलात देखें तो पीपल्स पार्टी और पीएमएल-एन के दरमियान कोई ट्रस्ट की फ़ज़ा नहीं रही और तहफ़्फ़ुज़ात के इज़हार नून लीग के रहनुमाओं की जानिब से किया जाता रहा। अब हुकूमती अरकान ये कह रहे हैं कि नून लीग को पीपल्स पार्टी धोखा देगी इस सारे सियासी इत्तेहाद में। क्या पीपल्स पार्टी के अंदर भी कोई लैक ऑफ ट्रस्ट पाया जाता है नून लीग के साथ चलने में? सर अच्छा देखिए, मेरा ख्याल है हुकूमती इत्तेहाद को तो देखना चाहिए कि वो कौन किसको धोखा दे रहा है, इस बात को छोड़ें। एक्चुअल तो उन्होंने इस मुल्क के लोगों को, इस मुल्क के नौजवानों को, इस मुल्क के मजदूरों को, किसानों को, इस मुल्क की गरीब आवाम को धोखा दिया। और जो धोखा उन्होंने दिया उस धोखे के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक या जो इस वक्त की तहरीक है वो चल रही, तो उस वजह से तो अगर इख्तलाफात तो हम अलग-अलग जमाते हैं। पीपल्स पार्टी पीडीएम में शामिल नहीं थी, बल्कि पीपल्स पार्टी ने पीडीएम बनाई थी। अब सवाल ये है कि अगर हम नहीं रहे पीडीएम में, तो कुछ चंद लोगों ने जो किया उसके नतीजे के तौर पर, लेकिन उसके बावजूद भी पार्लियामेंट के अंदर जो है वो अलायंस जारी रहा। एक अलायंस तो नहीं आप उसको कह सकते, लेकिन एक जो इकट्ठा काम है वो पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म से सभी जमातों ने एक दूसरे के साथ ताज़म किया, वो अब भी जारी। अच्छा तो धोखा तो उन्होंने दिया है। बिल्कुल, ऑपोजिशन की तो तमाम जमातें अवाम ही के लिए ये तहरीक चला रही हैं। उनका दावा भी है कि अवाम पर चूंकि हुकूमत ने जुल्म किया तो हुकूमत से जान छुड़ानी है। अब आप भी जैसे फरमा रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर तो ऑपोजिशन मुत्तहिद है, लेकिन ऑपोजिशन के पार्लियामेंट के अंदर इत्तेहाद के बावजूद भी हमने देखा कि हुकूमत बिल्स पास करवा रही है। इवन सेनेट में जहां पर ऑपोजिशन की अक्सरियत है तब भी बिल्स पास हो रहे हैं। तो जब पार्लियामेंट में मुत्तहिद ऑपोजिशन हुकूमत को नुकसान नहीं पहुंचा पा रही, तो फिर पार्लियामेंट के बाहर क्या अवाम उम्मीद रखें कि जो अपोजिशन अलग अलग तहरीकें चलाएगी उससे हुकूमत को कोई नुकसान पहुंचेगा? सर जैसे उन्होंने धोखा दिया इस मुल्क के लोगों को, वैसे ही उन्होंने सेनेट के अंदर भी धोखा दिया। ये कौन सा तरीका है कि आपसे रात के 12 बजे या 12:30 बजे आप एजेंडा लेकर आए और सुबह 10 बजे का टाइम दे दें, जब वो सारा रास्ते बंद हो, मोटरवेज बंद हो, कोई रास्ता ना हो आने का। तो उसके बावजूद टफ टाइम मिला उनको, और वो बिल पास हो जाना तो कोई बड़ी बात नहीं है। बिल तो होते रहते हैं, पास होते रहते हैं। असल मसला लोगों के मसाइल का है। ठीक है। और जो लोगों के मसाइल हैं उस पर इतनी खुशियों के शादियाने बजाने की क्या जरूरत है? लोगों पे नए टैक्स लगाकर खुशियों के शादियाने बजा रहे हैं। आईएमएफ के हवाले करके स्टेट बैंक को खुशियों के शादियाने बजा रहे हैं। आप किस बात से खुशियों के शादियाने बजा रहे हैं? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी मंजूर साहब हमारे साथ मौजूद थे और पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ से हमें आगाह कर रहे थे। इसी सारी सियासी सूरत पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार अवैस तौहीद साहब। बहुत बहुत शुक्रिया सर में वक्त देने के लिए। सर एक मरतबा फिर से बड़ी भाग दौड़ शुरू हो चुकी है। वो जो पहले इत्तेहाद में आए, मुत्तहिद हुए, फिर दोबारा से तहफ़्फ़ुज़ात आए, एतमाद टूटे, दोबारा अलग हो गए, अब फिर से इकट्ठे होना शुरू हो चुके हैं। फिर इत्तेहादियों के साथ अयादत हो रही है, पर उसे भी अब सियासी अयादत करार दिया जा रहा है। किस उम्मीद पर इतनी भाग दौड़ कर रही है ऑपोजिशन? वैसा आपको नजर आ रही है कोई उम्मीद? जी बिल्कुल, एक परसेप्शन है और परसेप्शन जो है वो बना रही है पोजीशन। जो बड़ी शातिर तजर्बेकार जो जमातें हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग, वो एक परसेप्शन बना रही है। और वो परसेप्शन ये बना रही है कि हुकूमत नाकाम हो चुकी है, हुकूमत की गवर्नेंस खत्म हो चुकी है, निज़ाम जो है वो रुक गया है। और वो ये तासुर दे रही हैं कि इस्टेब्लिशमेंट जो है उसकी मायूसी है इमरान खान साहब की हुकूमत के लिए। और उस परसेप्शन पे ही वो अपनी सियासी चालें चल रही हैं, वो अपने बयानात दे रहे हैं। और उसी की बुनियाद पे हम देख रहे हैं कि एक बौखलाहट का शिकार है हुकूमत की रैंक एंड फाइल जो है उसके अंदर, और जुझलाहट है कि इमरान खान साहब जो हैं उनका इमेज हुकूमत का जो बेहतर करने के लिए लोगों से राब्ते कर रहे हैं, परफॉर्मेंस बता रहे हैं। ये जो स्कूल और कॉलेज की तरह या तकरीरी मुकाबलों की तरह सर्टिफिकेट बांटे जा रहे हैं, तो वो जाहिर बात है कि इंडिकेट यही कर रहा है कि जी एक झुंझलाहट है, बौखलाहट है। और उसी के अंदर हम देख रहे हैं कि वो इस वक्त जो नून लीग का जो चेहरा है या ड्राइविंग सीट पर है इस वक्त, शहबाज शरीफ साहब, उनसे काफी घबराहट का शिकार है। वही समझते हैं कि शहबाज शरीफ साहब
मज़ाहमत नहीं करेंगे, इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ बयानियाँ नहीं करेंगे, तो कहीं वो इस्टेब्लिशमेंट के करीब तो नहीं आएंगे, कोई फार्मूला तो तैयार नहीं करेंगे। इसी वजह से कह रहे हैं कि जी ये एक मुल्जिम है, मुजरिम है और मनी लॉन्ड्रिंग के मुर्तकिब हैं और इनकी तकरीर हम नहीं करने देंगे असेंबली के अंदर, और फिर मनी लॉन्ड्रिंग की जो सवाल है प्रोसीडिंग उसको बराह रास्त दिखाने की बातें हो रही हैं। तो कहने का मकसद ये है कि एक परसेप्शन बनाई जा रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि पीडीएम का जैसे आज जलसा है तो ये बात तो उन्होंने तय कर ली है कि तहरीक-ए-अदम-ए-एतमाद हम लेकर आएंगे, लेकिन तहरीक-ए-अदम-ए-एतमाद जो है वो असूली तौर पे लेकर आएंगे, तारीख नहीं बताएंगे वो, और इस सियासी चाल पर वो आगे खेलेंगे अपना पूरा कि लॉन्ग मार्च मिलके करना है जो 27 फरवरी को पीपल्स पार्टी का है। इसी तरह जब मरियम साहिबा जो है उन्होंने कल ये बयान दिया है कि पहले मियां साहब तहरीक-ए-अदम-ए-एतमाद के लिए तैयार नहीं थे लेकिन वो अब तैयार हैं, तो इसका मतलब ये है कि मौलाना फजल रहमान साहब भी तैयार हो जाएंगे और असूली तौर पर ये फैसला देंगे आज बैठक जब हो रही है पीडीएम की कि जी तहरीक-ए-अदम-ए-एतमाद का हमें लाने का है, और स्पीकर को लाएंगे या फिर हम स्पीकर के खिलाफ लाएंगे या फिर हम वजीर आजम साहब के खिलाफ लाएंगे। तो वो एक पूरी परसेप्शन बना रहे हैं, तासुर बना रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इत्तेहादी जमातों के साथ जो मुलाकातें हैं और जो इत्तेहादी जमातें हैं, खासतौर पे काफ लीग हो गई, बाप हो गई, BAP हो गई, बलूचिस्तान अवामी पार्टी जिसका आज सेनेट के अंदर कुछ तीवर देखे थे, MKM हो गई, ये सारे पार्टीज किसी के इशारे पे, किसी के बैसाखियों पे इन्होंने मदद की हुई है, सियासी मदद की हुई है, और ये अपना जो हिमायत है वो हटाएंगे भी नहीं। मुझे ऐसा लगता है ये बार्गेनिंग पोजीशन है, ये एक रेलेवेंस के लिए है, ये सारी उनका जो इत्तेहादी जमातों का है, लेकिन ये परेशानी का बायस बनेगा इमरान खान साहब की हुकूमत के लिए कि अगर ये सियासी प्रेशर बढ़ेगा और वो दीवार से लगाएंगे और फिर माशी मसाइल है, IMF की कंडीशन है, सख्त महंगाई है, उस पे आगे कैसे चलेंगे। और वो एक बड़ा इत्तेहादियों का तो आपने क्लियर किया कि वो तो बार्गेनिंग पोजीशन में लाएंगे गवर्नमेंट को भी, डेफिनेटली अपने मुतालबात वो माजी में भी रखते रहे हैं जब भी गवर्नमेंट क्रूशियल पोजीशन में आती रही है। लेकिन क्या जो आपने खान साहब की अपनी सफ़ों में झंझलाहट का जिक्र किया है, ये ऑपोजिशन भी कह रही है, कभी 20 से 22 बंदे ऐसे होते हैं मंझे हुए जो ऑपोजिशन के साथ मिलना चाहते हैं, कभी काबीना के 5 लोग ऐसे होते हैं जो मुस्लिम लीग नून से टिकट की ख्वाहिश पर नून लीग के साथ मिलना चाहते हैं। लेकिन ये 20 से 22 और 5 लोग उस वक्त किधर जाते हैं जब वज़ीर आज़म एतमाद का वोट लेने पार्लियामेंट में आ जाते हैं या जब पार्लियामेंट में बिल्स पेश किए जाते हैं, तब ये लोग गायब क्यों जाते हैं? देखिए साथ जो तासुर बदला है वो बदला है अक्टूबर-नवंबर में जो ISI के सरबराही की तैनाती का मसला, उस पर जो एक तनाज़ा खड़ा हुआ है, कज़िया खड़ा हुआ, उसके बाद अपोजिशन समझती है कि अब इस्टेब्लिशमेंट या जो इमरान खान साहब की हुकूमत है वो उनका सफ़ा इतना मजबूत नहीं है, और जो हमें अंदाज़ा है, जो अंदाजे की बुनियाद पे जो हमें अंदाज़ा है वो ये कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कंधे भी नहीं होंगे, हाजिर नहीं होंगे, वो सपोर्ट भी हाजिर नहीं होगी कि आप जो है वो अपनी सियासी जंग आप खुद लड़ें। ये एक वन लाइनर होगा जो मैं समझता हूँ कि इसको डिस्क्राइब करने के लिए इमरान खान साहब की हुकूमत के लिए, उनके हवारियों के लिए, उनके इत्तेहादियों के लिए ये जुमला है कि जी आप अपनी सियासी जंग खुद लड़ें, अपनी मुश्किलात खुद हैंडल करें। जो रियासत के मसले हैं, जो नेशनल इंटरेस्ट है, जो मुल्क के मसाइल हैं, उस पर हम बिल्कुल मदद देंगे। और इसी वजह से हमने देखा कि स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी का जो बिल था वो बावजूद इसके कि अपोजिशन शोर मचा रही थी और गिमिक्स खेल रही थी, कर रही थी, उसके बावजूद उन्होंने वो पास होने दिया क्योंकि उनको जिम्मेदार हल्कों की तरफ से इशारे थे कि आप इसको पास होने दें क्योंकि इसके बगैर हमें कोई पैसा नहीं मिलेगा और हमारा खजाना खाली है। तो बिल्कुल दुरुस्त, उसको तो नेशनल इंटरेस्ट का नाम देके पास डेफिनेटली करा दिया। लेकिन जो आज ये बताइएगा पीडीएम का जो अभी अहम इजलास हो रहा है, इससे क्या कोई सैर हासिल चीज निकलते हुए आप देखेंगे या फिर दोबारा से वो तारीख पे तारीख और एक और तारीख दे दी जाएगी? नहीं, देखिए इम्पोर्टेंट तो है और तहरीक-ए-अदम-ए-एतमाद तहरीक का वो बात करेंगे जो मुझे सेंस है कि वो आएंगे और उसके बाद कहेंगे कि जी असूली तौर पे हमने फैसला कर लिया तहरीक-ए-अदम-ए-एतमाद तहरीक का, जो एक झिल्लाट का शिकार होगी, बौखलाहट का शिकार होगी और उससे
सियासी दर्जा हरारत जो है वो बढ़ेगा। लेकिन वो ये कहेंगे कि जी हमने असूली तौर पे तो फैसला कर लिया, लेकिन तारीख को हम खुफिया रख रहे हैं, तारीख नहीं बताएंगे, क्योंकि वो अभी जांच रहे हैं, भाप रहे हैं कि जो कुर्बतें कम हुई हैं क्या वो दूरियों में तब्दील हो गई हैं, या एक खलीज जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत के दरमियान, तो वो भी देखना चाहेंगे। तो मैं समझता हूँ कि वो अपने कार्ड्स जो हैं वो आराम से खेलेंगे। मुझे नहीं लगता कि तहरीक एतमाद की तहरीक जो है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की, उसकी वो तारीख का ऐलान करेंगे। वो इसके ऊपर अपनी सियासत करेंगे और फेजेस के अंदर सियासत अनाउंस करेंगे कि जी हम लॉन्ग मार्च करेंगे, साथ करेंगे, उसके बाद हम तहरीक एतमाद करेंगे, हम इत्तेहादियों से मीटिंग्स करेंगे। तो वो एक पूरा एक माहौल बना रहे हैं और एक परसेप्शन बना रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं पीडीएम की जानिब से ये परसेप्शन बनाई जा रही है। और अभी अदम एतमाद पर बेशक एतमाद का इजहार करने लाने पर, लेकिन तारीख उसकी जो है वो मख्फी रखी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया वैसे हमारे साथ मौजूद थे और सारी सियासी सूरत हाल पर हमें अपने माहिराना तज्जिए से आगाह करें। नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे और कुछ और मामलात हैं जिन पर बात करेंगे। वेलकम बैक टू द शो नाज़रीन। एवनफील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की बरियत की दरख्वास्तों पर समाअत के दौरान मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान की जानिब से नैब के वकील से मुल्ज़िमान के खिलाफ इन प्रॉपर्टीज के बेनिफिशियल ओनर होने के हवाले से बुनियादी सबूत होने और इनके कानूनी शहादत पर पूरा उतरने से मुताल्लिक अहम सवालात किए गए। नैब के वकील से इस रेफरेंस में मरियम नवाज के किरदार के हवाले से सवाल भी किया गया। इस रेफरेंस में मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान की हिदायत के मुताबिक नैब मरियम नवाज के खिलाफ क्या मजीद शवाहिद पेश कर सकेगी, ये एक सवाल है। ब्रेक के बाद इस आम सेगमेंट में जिस मुअज़्ज़ज़ मेहमान से हम सवाल पर बात करेंगे उस सवाल पर एक नजर डाल लेते हैं। हमारा सवाल कुछ इस तरह से है कि एवनफील्ड रेफरेंस में क्या नैब अदालत को मुतमईन कर सकेगा। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर कानूनदान सलमान अकरम जावेद साहब। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। सर, इस केस के हमारे सामने सियासी पहलू भी रखे जाते हैं, कानूनी पहलू बहुत अहम है। अब सियासी बयानात में शरीफ खानदान तो ये दावा करता है कि नैब एक धेले की करप्शन का सबूत नहीं पेश कर सका, हुकूमत ये कहती है कि ठोस शवाहिद हैं। कानूनी तौर पर सर आप हमें समझाइएगा कि क्या जो मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान की जानिब से सवालात उठाए गए हैं नैब उनके तसल्ली बख्श जवाब दे पाएगा? सर देखिए, पहली बात तो ये है कि ये मामला अब सब जुडिस है, मुकदमा अदालत के सामने है, लिहाजा ये कहना तो बिल्कुल नामुनासिब होगा कि इस मुकदमे का फैसला क्या होगा या क्या हो सकता है। इसी तरह मैं ये नहीं कह सकता कि नैब मुतमईन कर सकेगा या मुतमईन नहीं कर सकेगा, ये भी मुकदमे पे एक तरह से असरअंदाज होने की बात होगी। लेकिन जो मामला है, जो बात है अदालत के सामने, उसको आसान अल्फाज में बयान किया जा सकता है। इशू क्या है? देखिए, इशू ये है कि मुकदमा ये बनाया गया कि सन 93-94 में ये फ्लैट लिए गए लंदन में, और इन फ्लैट्स की जो हकीकी मिल्कियत है वो ये कहा गया मियां नवाज शरीफ की है, और इस हवाले से एक मुकदमा जो है वो मियां नवाज शरीफ के खिलाफ कायम किया गया। ठीक है। अब देखना ये है कि इस तमाम मुकदमे में मरियम बीबी जो हैं उन पर क्या इल्ज़ाम आयद किया गया है, ये मामला अहम है। क्या ये कहा जा रहा है कि मरियम बीबी इन फ्लैट्स की दर हकीकत मालिक हैं? अगर वो मालिक हैं तो फिर मियां नवाज शरीफ मालिक ना हुए, एक तजाद पैदा हो जाएगा। फिर ये बात सामने आ रही है कि अगर वो उनकी मिल्कियत है, वो मालिक हैं, तो इसका क्या सबूत है नैब के पास कि वो इन फ्लैट्स की मालिक हैं, जबकि उनके भाई ये कह चुके हैं कि दर हकीकत मालिक वो हैं। यहाँ थोड़ा सा ये जानना जरूरी होगा कि जो कानून था जिसके तहत ये फ्लैट लिए गए, या जिसके तहत वो कंपनी जो इन फ्लैट्स की मालिक है वो काम करती थी, उस जमाने में कानून ये था ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स में कि कंपनियां बनती थी जो मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज की मालिक होती थी, और उन कंपनीज की जो शेयर होल्डिंग थी वो बेयरर शेयर्स की बुनियाद पर कायम की जाती थी। यानी कि शेयर एक कागज का टुकड़ा है, वो अगर मुझे थमा दिया गया तो मैं उसका मालिक बन गया, अगर वो मैंने आपको थमा दिया तो आप उसके मालिक बन गए। कोई मजीद लिखत पढ़त की जरूरत नहीं हुआ करती थी उस दौर में। अब सवाल ये है कि इस तमाम मामले से मरियम बीबी या कैप्टन सफदर को किस तरह मुंसलिक किया जा सकता है? क्या वो शवाहिद हैं जिनकी बुनियाद पे ये कहा जा सकता है कि अगर ये प्रॉपर्टी मियां नवाज शरीफ ने भी ली तो उनके जरिए ये
इन तक मुंतकिल हुई या ये कि उसकी खरीदारी में या उसके लेने में ये शामिल थे। बज़ाहिर कोई ऐसा जवाज या ऐसा मवाद सामने नहीं आया जो अदालत के सवालात हैं उनकी बुनियाद पे, और कुछ मैं इस मुकदमे में एक हद तक रहा हूँ। मुझे इल्म है कि जो दस्तावेज जिसकी बुनियाद पर मरियम बीबी और कैप्टन सफदर के खिलाफ मुकदमा बनाया गया है वो एक ट्रस्ट डीड है जो गालिबन 2003 में तैयार की गई थी चंद माह के लिए बहन और भाई के दरमियान, हुसैन नवाज साहब और मरियम बीबी के दरमियान, जिसमें यह कहा गया था कि जो शेयर है, जो मैंने अर्ज किया बेरर शेयर था, आप इसको रखिए 3 माह के लिए, और उसके बाद क्या होगा वो कानून बदल गया और उस कानून के तहत फिर ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स में जरूरी हो गया कि बेरर शेयर्स की जगह रजिस्टर्ड शेयर्स जो हैं वो कंपनियां जारी करें। वो बात तमाम बदल गई, लिहाजा 3 माह का एक अरसा है जिसके हवाले से एक ट्रस्ट डीड बनाई गई। अब वो 2003 का जो मामला है वो कैसे 93 के मामला से मुंसलिक होता है, उसकी बुनियाद पर क्या जुर्म बनता है, ये वो मामला है जिसके हवाले से बहुत कैलिब्री फॉन्ट का भी चर्चा किया गया। क्या बिल्कुल ये बात वाज़ेह है कि उस ट्रस्ट डीड पे जो डेट दी गई है वो गलत है? अगर वो गलत साबित हो भी जाए उससे क्या जुर्म है जो पाकिस्तान में जिसका इर्तकाब होता है? ये एक बड़ा छोटा सा 3 माह का एक मामला था जिसका ना खरीद से कोई ताल्लुक था, ना वो पैसा जिसके खरीद की गई उससे कोई ताल्लुक था। इसलिए अब आज गालिबन नैब को अदालत में कुछ दुश्वारी पेश आ रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सलमान अकरम राजा साहब हमारे साथ मौजूद थे और इस सारी केस के हवाले से जो हम कानूनी राय उससे हमें आगाह करें। नाज़रीन, प्रोग्राम पाकिस्तान का सवाल से मुझे इजाजत दीजिए। पाकिस्तान के दीगर सवालों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे ऐलान के बाद।